गुड मॉर्निंग क्लास। तो शुरू करते हैं फिजिक्स क्लास 12। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा, आज छोटे छोटे कई टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक जो है वो होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था कि करंट होता है I = Q/T। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज का फ्लो है तो डायरेक्शन जो होगी, तो डायरेक्ट जो फ्लो है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो करंट की एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होनी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के केस में हमारे पास दो डायरेक्शन होती है। नंबर एक, कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और ये यहाँ पर बैटरी है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो बाय डिफॉल्ट हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या होगी, वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल। लेकिन ध्यान दें कि किसी मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की दो डायरेक्शन होती है। पहली होती है कन्वेंशनल डायरेक्शन, जो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो दूसरी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और वो डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये है कन्वेंशनल डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। तो अब क्योंकि करंट के पास डायरेक्शन है, तो आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि करंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं होता, उसका रीजन मैं आपको भी बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो डायरेक्शन करंट की होती है पॉजिटिव नेगेटिव। मान लीजिए कोई वायर है और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ये हो गई। तो हम कहेंगे कि क्योंकि करंट के पास डायरेक्शन है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ऐसा नहीं है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, और क्यों है उसका रीजन है कि मान लीजिए वायर है, इसमें अब डायरेक्शन, ये मान लीजिए ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस वायर को मोड़ के इस तरफ ले आऊं, तो अब देखिए अब डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट टू वेस्ट। तो क्योंकि करंट है उसकी डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ वायर पर, डायरेक्शन ऑफ वायर पर। इसीलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, न कि एक वेक्टर क्वांटिटी। और अब हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस करने से पहले हम
दो तीन छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, लेट अस सपोज ये कोई कंडक्टर है और ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, और क्योंकि ये मेटेलिक कंडक्टर है तो सभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कंडक्टर में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो है नहीं कि ये सीधा यहाँ से चलेगा और यहाँ आ जाएगा, ऐसा होना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चलता है तो इसके रास्ते में दूसरे इलेक्ट्रॉन भी हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरे न्यूक्लियस भी हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्रीली मूव नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो हम पहले एक इलेक्ट्रॉन केस कंसिडर करते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन से उसकी टक्कर हो गई और वो इस तरफ चला गया, तो यहाँ उसकी एक दूसरे से टक्कर हो गई, उसके बाद वो इस तरफ आ गया, फिर एक नई टक्कर हुई और यहाँ गया। यानी वो इस तरह यानी जा तो रहा, इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है पॉजिटिव की ही तरफ, लेकिन बहुत धीमे धीमे। धीमे क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करता है। लेकिन मान लीजिए, लेट अस सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि एक शराबी है। लेट अस सपोज ये कोई रास्ता है, लेट अस सपोज ये कोई रास्ता है और यहाँ से एक शराबी इस गली में एंटर करता है। लेट अस सपोज कि एक दारू पिए हुए व्यक्ति यहाँ से एंटर करता है, तो वो मान लीजिए ये दूरी 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। तो 10 मीटर की दूरी एक इंसान आराम से 10 सेकंड में कवर कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए कि वो शराबी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन सपोज, लेकिन वो भाग कैसे रहा है? वो कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो जो शराबी है उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है, लेकिन जिस स्पीड से वो यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है वो काफी कम है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है? जिगजैग है। वो भाग तो काफी तेज रहा है, लेकिन कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो इस तरह क्या हो रहा है? वो काफी ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है, जबकि एक्चुअल डिस्टेंस तो 10 मीटर ही है, लेकिन उसको काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो वो वेलोसिटी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा है, किसी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो काफी कम होती है। कम क्यों होती है? ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसको 1 सेकंड में ही यहाँ आ जाना चाहिए। अगर ये 10 मीटर है और इसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसको 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर आ जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ तक आने में कम से कम 5 सेकंड लगा देता है। लेट अस सपोज कम से कम 5 सेकंड लगा देता है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई? हम देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना है? ये 10, टाइम कितना लिया? 5 सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी हुई? 2 मीटर पर सेकंड। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो थी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो 10 मीटर पर सेकंड से सीधे गति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रास्ते में उसके वे में काफी सारे दूसरे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस हैं, इसलिए वो जिगजैग मोशन कर रहा है और एक्चुअल दूरी से काफी ज्यादा दूरी तय कर रहा है। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसे हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? लेट अस सपोज
the net velocity, the net velocity with which an electron drifts toward positive terminal of battery. तो वो नेट वेलोसिटी जिससे कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, उसे बोलते हैं उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करता है उसके रास्ते में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो टक्कर हुई, तो टक्कर होने के बाद वो रेस्ट में आ गया, तो रेस्ट में आने के बाद वो फिर से स्टार्टिंग लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है, वो फिर से भागता है, फिर यहाँ उस दूसरे टक्कर हो गई तो फिर रुक गया, फिर वो यहाँ से फिर भागा, यानी वो यहाँ से चला, यहाँ उसकी टक्कर यहाँ पर हो गई तो वो यहाँ आ गया, टक्कर के बाद यहाँ पर एक और टक्कर हुई, वो यहाँ चला गया, फिर यहाँ भी टक्कर हुई, वो यहाँ आ गया, फिर यहाँ से एक और टक्कर हुई, वो यहाँ आ गया। तो इस तरह वो टक्कर मारता हुआ चलता रहेगा आगे की तरफ। तो एक बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे ही एक टक्कर होती है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 हो जाती है और वहां से वो फिर से वेलोसिटी को गेन करता है। यानी कि जो नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है किसी भी कंडक्टर में, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, लेट अस सपोज ये कोई कंडक्टर है, ये मान लीजिए कोई वायर है, मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, लेट अस सपोज ये कोई वायर है, तो इसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन हैं और जब ये मूव करना शुरू करता है तो उन इलेक्ट्रॉन की आपस में टक्कर होती है, तो वो नेट वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और क्योंकि शुरू में मान लीजिए कंडक्टर है, इसके ऊपर कोई बैटरी या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहे हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, but there is no drift velocity in a conductor without application of external electric field। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, लेकिन उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? 0। कब तक? जब तक हम उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। तो अब हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Expression for drift velocity. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो उनमें से पहला जो फैक्टर है, लेट्स सपोज पहले हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है और इस तरह करता यहाँ आता है। तो 2-3 बातें हैं। द नेट इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी for any conductor without an external electric field is 0।
तो किसी भी कंडक्टर में जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है उसकी जो नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इनिशियल वो होती है 0। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। और हमारे पास एक मोशन इक्वेशन भी होती है v इज इक्वल टू u प्लस c, मोशन इक्वेशन। तो ये क्या है, ये मोशन इक्वेशन हमारे पास पहले से है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का केस कंसीडर करें, ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं इसको रब करूं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें और दो टक्कर के जो, देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां टक्कर लगी, फिर यहां टक्कर लगी, फिर यहां टक्कर लगी, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो अगर हम लेट दी इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन इनिशियल वेलोसिटी को u1 मान लें पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और फाइनल को v1 मान लें, और दो टक्कर के बीच में जो टाइम है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना शुरू किया, वो यहां दूसरे से टकराया तो उस रेस्ट में आ गया, फिर यहां से चला, फिर यहाँ दूसरे से टक्कर हुई, वो फिर रेस्ट में आया। तो इन दो टक्कर के बीच में जो टाइम है, उसी टाइम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन एक्सलरेशन गेन कर रहा है, उसी टाइम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो वो टाइम, दो टक्करों के बीच का जो टाइम है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, यानी वो टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी से कोई टक्कर नहीं कर रहा उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू टाउ1। लेट अस सपोज इसको हम डिनोट टाउ1 से। तो v1 किसके बराबर होगी, v1 होगी u1 प्लस ए टाउ1। ये तो था पहले इलेक्ट्रॉन का केस। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन ले तो v2 क्या होगा, u2 प्लस ए टाउ2। तो इसी तरह चलते चलते अगर हम vn निकाल लें तो वो क्या होगा, un प्लस ए टाउ n। तो ये तो था, ये तो जो केस है वो इसलिए जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो इन सभी को इकट्ठा भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वीडी, वो क्या होगी, v1 प्लस v2 प्लस vn बाई n। ये पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, दूसरे की n इलेक्ट्रॉन की, अगर हम सभी को मिलाकर n से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगी नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो vd क्या होगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस vn बाई n। तो vd इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1, 2, 3, 4। अगर हम इसको ये मान लें 1, 2, 3 की वैल्यू 4 में रख दे तो क्या आएगा, u1 प्लस ए टाउ1 प्लस u2 प्लस ए टाउ2 un प्लस ए टाउ बाय n। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ v1, v2 और vn की वैल्यू जो हमने पहले कैलकुलेट की थी उनको यहां से उठाया और यहां रख दिया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो अगर हम इनको अलग अलग करें, रीअरेंज करें,
तो Vd इज इक्वल टू, लेट अस सपोज Vd इज इक्वल टू, अगर हम इस इक्वेशन नंबर 5 को रीअरेंज करके लिखें तो क्या आएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस Qn। और अगर a टाउ टू टाउ वन ए टाउ टू ए टाउ वन, अगर a को कॉमन निकाल लें तो आएगा टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ एन बाई एन। ये इक्वेशन नंबर 6। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। लेट अस होप सो कि आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको दोबारा से रीअरेंज करें तो अगर ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी U1 U2 U1 बाई एन, तो ये क्या है, ये है एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जब हमने किसी कंडक्टर के ऊपर करंट को अप्लाई ही नहीं किया था, किसी कंडक्टर के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया ही नहीं था, तो उस टाइम पर उस कंडक्टर की जो नेट इनिशियल वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो कितनी होती है, वो होती है 0। तो ये चीज तो होगी 0 प्लस ए टाउ। अब ध्यान दें Vd इज इक्वल टू ए टाउ, ये इक्वेशन नंबर 8। क्योंकि नेट इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो 0 लिख दिया, ए अपनी जगह पर है, और टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 बाई एन। तो टाउ था क्या, टाउ था रिलैक्सेशन टाइम एक इलेक्ट्रॉन का। टाउ 1 था, जो टाउ 1 था वो क्या था, वो था रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और जो टाउ 2 है वो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जो टाउ एन है वो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ nth इलेक्ट्रॉन। और अगर हम सभी रिलैक्सेशन टाइम को ऐड करके n से ही भाग डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, वो होगा, इसका नाम जो होगा वो होगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव collisions is called एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो ये था ए टाउ। तो आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि Vd की किसके बराबर आएगी, एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन हम एक बात को फिर से डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 9। ये हमने पहले पढ़ी है, न्यूटन थर्ड लॉ ही है ना, थर्ड न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चलो छोड़ो इसको। और एक होता है F इज इक्वल टू क्या वो C। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, तो F इज इक्वल टू E। ये इक्वेशन नंबर 10। तो इनको कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 9 एंड 10, कंपेयर इक्वेशन 9 एंड 10। तो एम ए इज इक्वल टू ई सी, ए इज इक्वल टू ई बाई एम। ये इक्वेशन नंबर 11। तो अब इक्वेशन नंबर 11 से जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 8 में रखिए। तो वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई सी, ये इक्वेशन नंबर 12। तो ये हमने कैलकुलेट की है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट की हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
और कितनी है वो ई टाउ बाई एम। ई क्या है, जो स्मॉल ई है वो है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। जो कैपिटल ई है वो क्या है, जो कैपिटल ई है वो है अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो टाउ है वो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और जो एम है वो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आज के लिए आपका इतना काफी है। थैंक यू, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।